विनोद गुप्ता जी उपस्थित हैं। मैं अनुरोध करूंगा आदरणीय केंद्रीय मंत्री श्री कृष्णपाल जी से कि आज की प्रेस वार्ता को संबोधित करें। प्रिय पत्रकार और छायाकार मित्रों, आज इस प्रेस वार्ता में आप सबका स्वागत है। आज की प्रेस वार्ता 1 फरवरी 2023 जो केंद्रीय बजट आया, जो अमृतकाल का पहला बजट है, उस बजट की क्या क्या मुख्य विशेषताएं हैं और ये बजट विकासशील भारत से विकसित भारत तक आधार रखने वाला बजट, जिस बजट की कहीं दूर दूर तक कोई किसी की आलोचना करने की जरूरत नहीं, ऐसा शानदार बजट इसमें हर वर्ग का पूरी तरह से ख्याल रखा गया। गांव का, गरीब का, किसान का, मजदूर का, व्यापारी का, उद्योग का। तो ये बजट अपने आप में एक अनूठा बजट है। देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत आधार देने वाला बजट है और एक नए भारत का, आत्मनिर्भर भारत का बजट से मैं कुछ बातें आपके सामने रखूंगा, फिर बाद में आपको सबको कॉपी में पीडीएफ पे आपको पहुंच जाएगी। तो मैं जैसे मैंने बताया, ये अमृतकाल का पहला आम बजट है, एक लोक कल्याणकारी बजट है। ये गांव, गरीब, किसान, आदिवासी, दलित, पिछड़ा, शोषित, वंचित, दिव्यांग तथा मध्यम वर्ग के लोगों को सशक्त और सक्षम बनाने वाला बजट है। यह ग्राम विकास, कृषि विकास, श्रमिक कल्याण, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, पूर्वोत्तर पहाड़ी क्षेत्रों सहित पूरे देश के समग्र विकास को समर्पित बजट है। यह माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र की भारतीय जनता पार्टी सरकार द्वारा देश के नागरिकों को सामाजिक न्याय, समानता, सम्मान और समान अवसर उपलब्ध कराने वाला बजट है। देश का 75वां आम बजट ईज ऑफ लिविंग को बढ़ाने वाला बजट है। यह दुनिया में सबसे तेज गति से देश की विकास की राह दिखाने वाला और भारत को सुपर इकोनॉमी पावर बनाने वाला बजट है। एक सर्वसमर्थी, सर्वसमावेशी एवं देश के जन जन और हर क्षेत्र में सर्वांगीण कल्याण के प्रति समर्पित आम बजट के लिए हम माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी एवं उनकी पूरी टीम को हार्दिक अभिनंदन और बधाई देते हैं। आम बजट 2023-24 का मुख्य जो एजेंडा जिससे फोकस किया गया, इसमें नागरिकों के लिए बड़े अवसर उपलब्ध कराना, विकास और रोजगार सृजन और मजबूत प्रोत्साहन प्रदान करना और व्यापक आर्थिक स्थिरता को मजबूत करना है। मित्रों, इसको सप्तऋषि बजट भी कहते हैं। इस बजट के 7 प्रमुख लक्ष्य हैं। पहला है समावेशी विकास, दूसरा अंतिम छोर, अंतिम व्यक्ति तक पहुंच, युवा शक्ति, वित्तीय क्षेत्र, हरित विकास, क्षमता विस्तार, बुनियादी ढांचा और निवेश, इसके 7 प्राथमिक लक्ष्य हैं। इस बजट के भारत सरकार ने वित्त वर्ष 2023-24 के लिए कुल जो कि वित्त वर्ष 2022
2022-23 के बजट अनुमान से लगभग 14% ज्यादा है। रक्षा मंत्रालय को 5.94 लाख करोड़ रुपए आवंटित किए गए। 253 लाख करोड़ से लगभग 13% ज्यादा है। यह भारत सरकार के कुल बजट का 45.3 लाख करोड़ का 13.18% है। मोदी की सरकार ने हमारे सशस्त्र बलों के सम्मान को मजबूत करने और बनाए रखने की में कोई कसर नहीं छोड़ी है। अब तक के सर्वाधिक 5.94 लाख करोड़ रुपए के बजट के साथ साथ वर्तमान बजट में अग्निवीरों द्वारा प्राप्त होने वाले अग्निवीर कॉर्पस फंड को टैक्स फ्री कर दिया गया। 5 ट्रिलियन रोजगार को प्राप्त करने के लिए आत्मनिर्भर भारत अभियान बढ़ोतरी की राह पर अग्रसर है। वर्ष 2022 में रक्षा निर्यात वर्ष 2022 में रक्षा निर्यात 14,000 करोड़ रुपए के विकास को पार करने के साथ साथ 19,000 करोड़ रुपए को पार करने की उम्मीद है। तो कहने का मतलब ये है, पहले हम आयात ज्यादा करते थे, आज पिछले 8-9 सालों में हमारा निर्यात बढ़ गया। हम रक्षा सामग्री निर्यात करने लगे। सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्रालय का बजट 2022-23 में 1.99 लाख करोड़ रुपए था, तो 2022-23-24 से बढ़कर 2.70 लाख करोड़ रुपए कर दिया गया है। यानी कि 35% की बढ़ोतरी रोड इंफ्रास्ट्रक्चर में इस बार बजट में की गई। तो इसी तरह पूरी दुनिया का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे दिल्ली बड़ौदा मुंबई 1 लाख करोड़ की लागत से, इसका फर्स्ट फेज अभी चालू भी हो गया है। दिल्ली से भी चालू हो गया, 2.5 घंटे में दिल्ली से आप पहुंच सकते हैं। और बॉम्बे की दूरी दिल्ली से 12 घंटे, तो 24 घंटे लगते थे, 12 घंटे अब लगने लगेगी। रेलवे के लिए 2022-23 में कुल 1,40,000 करोड़ का बजट था, जो इस बार बढ़ाकर 2,40,000 करोड़ रुपए कर दिया गया है। यानी कि 72% की बढ़ोतरी रेलवे के बजट में की गई। और रेलवे के बारे में विस्तार से सारी बजट बता रहा हूं और रेलवे में कितना चेंज आया है। आप देखेंगे पिछली बार 300 करोड़ रुपए हैदराबाद रेलवे स्टेशन का काम अभी शुरू हो गया। इस बार 3 रेलवे स्टेशन हैदराबाद के NIT, बल्लभगढ़ और बर्नौल और उनका रेनोवेशन करने के लिए, अपग्रेड करने के लिए इस बार बजट में श्राप दिया गया। तो मेरा कहने का मतलब है, इसी तरह इंफ्रास्ट्रक्चर में 10 लाख करोड़ रुपए इस बार रखा गया है। 10 लाख करोड़, 33% की बढ़ोतरी इंफ्रास्ट्रक्चर में रखी गई है। और उसके पीछे मकसद एक है, जितना इंफ्रास्ट्रक्चर का काम बढ़ेगा उतना लोगों को रोजगार मिलेगा। मुझे बताते खुशी हो रही है, केंद्र सरकार ने हैदराबाद कहा गया। इसी तरह शिक्षा के लिए 2022-23 में कुल बजट 1.4 लाख करोड़ रुपए था, जिसे 2023-24 में 1.12 लाख करोड़ कर दिया गया। 8% की उसमें भी शिक्षा में बढ़ोतरी की गई। इस तरह हेल्थ में पहले बजट था 86.2 हजार करोड़ रुपए, इस बार 2023 में 89.15 हजार करोड़ रुपए कर दिया गया है। लगभग 3,000 करोड़ रुपए कृषि उत्थान के लिए वर्ष 2022-23 में 1.18 लाख करोड़ रुपए था, तो 2023-24 में 1.259 करोड़ रुपए, लगभग 7,000 करोड़ रुपए को बढ़ाया गया। राज्य कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए राज्यों का अंतर्गत 50 साल के लिए ऋण जारी करने का फैसला भी किया है राज्यों के लिए। 50 साल में कोई उनसे ऋण नहीं लिया जाएगा। तो ऐसे मोटे अनाज के लिए भारत सरकार लगातार मेहनत कर रही है। भारत श्री अन्न योजना दुनिया में सबसे बड़ा उत्पादक और दूसरा सबसे बड़ा निर्यातक देश है मोटे अनाज का। भारत को मोटे अनाज का ग्लोबल हब बनाने की दिशा में हैदराबाद में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मिलेट रिसर्च स्थापित करना
इसको अगले 1 वर्ष के लिए फिर गरीब लोगों को 1 साल तक 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में अनाज देने का घोषणा मोदी सरकार ने की है। गरीब कल्याण नरेंद्र मोदी जी की सरकार 2 लाख करोड़ रुपए केंद्र सरकार की तरफ से व्यय किया जाएगा। कोविड महामारी के 28 महीने के दौरान 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में अनाज दिया गया। पशुपालन डेयरी के लिए भी 20 लाख करोड़ रुपए खर्च किया गया, जो कि वित्त वर्ष 22-23 में 16 करोड़ था। इस बार उसको 20 लाख करोड़ कर दिया गया है। पशुपालन के लिए, डेयरी के लिए, मत्स्य पालन क्षेत्र और कृषि के लिए, मत्स्य पालन के लिए 6000 करोड़ रुपए अलग से रखा गया है। सभी किसानों को पीएम किसान योजना के तहत उनको यानी कि लगभग 80,000 करोड़ रुपए उसको कर दिया गया है, जो 66% की बढ़ोतरी है। और जब ये गरीबों के लिए मकान बनेंगे तो सबको रोजगार भी मिलेगा उसमें काम करने का। तो मित्रों, इसी तरह घरों के निर्माण के लिए यानी कि 13,000 मेगावाट का रिन्यूएबल एनर्जी का सौर ऊर्जा से हम बिजलीकरण के लिए लेह में बहुत बड़ा पावर प्रोजेक्ट लगा रहे हैं, जो लेह से बिजली बनेगी और अपने यहाँ कैथल में आकर उसको ट्रांसमिशन लाइन किया जाएगा। 13,000 मेगावाट का पहला सौर ऊर्जा का। कर्नाटक के लिए सूखा संबंधित क्षेत्र में स्थायी सूक्ष्म सिंचाई करने के पीने के पानी के लिए स्थायी टैंकों को भरने के लिए ऊपरी भरना परियोजना को 5300 करोड़ रुपए की केंद्र से सहायता दी जाएगी। मनरेगा में 2022-23 में 73,000 करोड़ के से घटाकर 2023 में 7,000 करोड़ रुपए। देखो, इसमें 2 सवाल उठाते हैं, मनरेगा में कम क्यों होगा? ये पिछली बार आपको याद होगा, कोविड की बीमारी आई तो गरीबों को रोजगार ज्यादा देना था, इसलिए वो बढ़ाया है। आप सबका सवाल आएगा तो मैंने जवाब दे तो, लेकिन मनरेगा का अगर आप पूरे 2005 से लेकर 2022 तक का अगर बजट देखेंगे, कांग्रेस के राज में मनरेगा में क्या था? बजट एस्टीमेट। लेकिन जब रिवाइज एस्टीमेट आता था तो बजट एस्टीमेट उससे कम करते थे। लेकिन मोदी सरकार में 2014 से मनरेगा में जो बजट एस्टीमेट होता है, रिवाइज एस्टीमेट बड़ा है। कांग्रेस की तरह घटा नहीं, ये एस्टीमेट कुछ कर दिया, खर्च कुछ किया, कम किया। और ये मेरे कहने से नहीं, अगर आप 2005 से लेकर 2022 तक के सब बजट एस्टीमेट निकालेंगे और रिवाइज एस्टीमेट निकालेंगे तो आपको खुद मालूम चल जाएगा। और सब पोर्टल में है, सारी चीजें अवेलेबल है। तो मैं तो इसी तरह पहली बार पिछड़े आदिवासी समूहों को सामाजिक आर्थिक स्थिति को सुधार करने के लिए एक पीवीटीसी 15,000 करोड़ रुपए का एक कोर्स बनाया गया है। इन गरीब आदिवासी विद्यालयों के लिए 38,800 नए टीचर भर्ती करने का प्रावधान किया है। 38,000 एकलव्य आदिवासी क्षेत्रों में जो एकलव्य समूह है। और सबसे बड़ा 2047 तक जब देश आजादी का 100वां साल मनाएगा, पूरे भारत को एनीमिया मुक्त करने के लिए 7 करोड़ लोगों की स्क्रीनिंग की गई है। और उसके लिए 157 मेडिकल कॉलेज के 157 नए कॉलेज खोले जाएंगे। जो 157 मेडिकल कॉलेज हैं उन सबके साथ 157 मेडिकल कॉलेज और खोले जाएंगे। इसके अलावा आप देखेंगे महिला सम्मान के लिए विकास पत्र जारी करने का निर्णय स्वागत योग्य है। इसमें महिलाओं को एक अच्छी पहल है। साथ ही वरिष्ठ नागरिक बचत योजना की लिमिट को 15 लाख से बढ़ाकर 30 लाख कर दिया गया है। ये योजनाएं महिलाओं का सशक्तिकरण और वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण के लिए पहली बार बजट में रखी गई है। नई सहकारी समितियों के लिए 15% कॉर्पोरेट टैक्स का लाभ प्रदान करने की योजना है। कृषि ऋण समितियों द्वारा नगद में जमा और ऋण के लिए 35 वर्ष से 2 लाख रुपए की सीमा तय की गई है।
सरकारी समितियों के लिए नगद निकासी पर खर्च कटौती के लिए 3 करोड़ रुपए की सीमा तय की गई है। एमएसएमई के लिए 9,000 करोड़ रुपए की क्रेडिट गारंटी दी जाएगी। इससे लिए 2 लाख करोड़ रुपए का कोलैटरल फ्री क्रेडिट मिल सकेगा। इसी तरह जो इसके कारण घरेलू अर्थव्यवस्था को मजबूती देगी और इससे रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। कोविड अवधि के दौरान एमएसएमई कॉन्ट्रैक्ट को पूरा नहीं कर पाए थे और उनके सुरक्षा बांड जब्त कर लिए गए थे। अब उस राशि का 95% बाद सरकार द्वारा वापिस किया जाएगा। ये भी बजट में ऐलान किया गया है एमएसएमई के लिए। मित्रों, इसी तरह युवाओं के लिए पीएम उड़ान करके जो कौशल विकास योजना 4, यहाँ पर एक नया स्वागत योग्य कदम है सरकार का। इसके लिए पूरे देश में 40 स्किल इंडिया सेंटर स्थापित किए जाएंगे जो युवाओं के कौशल में और निखार आएगा और उन सबको आगे बढ़ने का अवसर भी मिलेगा। वजीफा सहायता करने के लिए कई कॉम्पिटिटिव एग्जाम होगा। उस एग्जाम को जो पास करेगा ऐसे 47 लाख युवाओं को पूरे देश में जो वजीफा है वो देने की घोषणा इस बजट में की गई है। एक सबसे बड़ा देश के निर्णय किया गया है। देश में ग्रीन ग्रोथ का विस्तार करने के लिए नेशनल हाइड्रो मिशन के लिए 19,700 करोड़ रुपया आवंटित किया गया है। सरकार का वर्ष 2030 तक 50 लाख टन ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है। एनर्जी ट्रांजिशन के लिए पिछले 8 सालों में हमारी सरकार ने लास्ट माइल कनेक्टिविटी पर काफी जोर दिया है। उसी को जारी रखते हुए कॉटन, उर्वरक और खाद्यान्न क्षेत्रों में अंतिम और पहली मील कनेक्टिविटी के लिए 100 महत्वपूर्ण जो पीएम गति शक्ति है उन सबको आपस में जोड़ने का इस बजट में प्रावधान किया गया है। इसमें 75,000 करोड़ रुपए का सब टीयर 2 और टीयर 3 जो शहर है, 1 लाख शहर, 2 टीयर 3 टीयर, उनमें इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए इसमें यह प्रावधान किया गया है। मित्रों, ऐसे ही देश में 50 पर्यटन सत्रों की पहचान की जाएगी। घरेलू अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन संपूर्ण पैकेज के रूप में उन सबको 50 पर्यटन सत्रों को विकसित किया जाएगा। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट और हैंडीक्राफ्ट पार्क को बढ़ावा दिया जाएगा। जैव विविधता, कार्बन स्टॉक, इको टूरिज्म के अवसरों और स्थानीय समुदाय की आय बढ़ाने के लिए करोड़ रुपए का इसमें गोवर्धन योजना पहली बार देश में लागू की गई है। पूरी दुनिया की नजरें भारत पर है और सबका ये कहना है कि 2027 तक भारत जर्मनी और जापान को पीछे छोड़ते हुए दुनिया के 3 जो अग्रणी अर्थव्यवस्था वाले देश है उसमें शामिल हो जाएगा। 10 से 5वें नंबर पर आया है और अभी 2000 और ये मैं नहीं कहता, दुनिया की जितनी एजेंसी है जो अर्थव्यवस्था की रेटिंग करती है, बड़े बड़े अर्थशास्त्री हैं पूरी दुनिया में, ये उनका कहना है कि भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया की सबसे तेज गति के साथ बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था है। इस तरह में कर दिया गया है और अब 7 लाख तक की आमदनी पर कोई टैक्स को कोई टैक्स नहीं लगेगा। ये पहली बार बजट में प्रावधान किया गया है। इसी तरह ये मैंने प्लस स्लैब उसमें दिया है। मैनेजमेंट पर टैक्स छूट की सीमा वर्ष 2002 से 3 लाख रुपए थी, जो कि इस बजट में इसकी सीमा बढ़ाकर 25 लाख रुपए कर दी गई है। 3 लाख से 25 लाख रुपए कर दी गई है। 2002 से पहली बार। अब मैं इसको बताऊं, 2.5 लाख तक अब तो 3 लाख नील, 2.5 लाख से 5 लाख ये सारा मैंने से दीजिए वो आपको मिल जाएगा। लेकिन मैं अब लास्ट में आपका कि 933 करोड़ था एग्रीकल्चर का बजट 2013 में, आज 1 हो गया।
लखनऊ से भी ज्यादा हो गया। इस तरह होम अफेयर्स है 52,504 करोड़ रुपए था, आज 1,96,000 करोड़ रुपए हो गया। 25,859 करोड़ रुपए था, जो आज बढ़कर 2,70,000 करोड़ रुपए हो गया है, यानी कि 8 गुने से भी ज्यादा करोड़ में। रेल 63,363 करोड़ रुपए था, आज 2,40,000 करोड़ रुपए हो गया है। पिछली बार से 1 लाख करोड़ बढ़ा दिया, तो 2022 में 1,40,000 करोड़ था, इस बार 2,40,000। लेकिन आप यूपीए के बजट को देखेंगे कांग्रेस का, कांग्रेस के राज में खाद्य सुरक्षा योजना आई थी, मालूम है? लेकिन कितने जिलों में लागू हुई थी मालूम है क्या? पूरे देश में। और वो भी बाद में जाते जाते वो फेल हो गई थी, लेकिन आज पूरे देश में लागू है। खास 7 जिलों में नहीं, पूरे देश में लागू है। इसी तरह जो आज बढ़कर 12,480 करोड़ रुपए हो गया। एजुकेशन के लिए 79,451 79,451 करोड़, अब वो बढ़कर हो गया है 1,12,000 करोड़। टूरिज्म के लिए 1,357 करोड़ था, अब वो 2,400 करोड़ रुपए हो गया है। हेल्थ के लिए 37,320 करोड़ था, अब वो बढ़कर 88,936 करोड़ हो गया है। एनवायरमेंट, फॉरेस्ट और क्लाइमेट चेंज के लिए पहले 2,430 करोड़ रुपए था, अब 3,000 से ज्यादा करोड़ हो गया है। यानी कि अगर आप देखेंगे तो कहीं कहीं 4 गुना, 6 गुना, 8 गुना ये मैंने स्लैब दे दी है, आप कहीं भी टैली कर सकते हैं कि किस तरह हर सेक्टर में ग्रोथ हो रही है। तो मेरा कहने का मतलब है, आजादी के बाद अमृतकाल का पहला बजट तो मोदी सरकार ने रखा है कि देश की अर्थव्यवस्था को और मजबूती देने वाला, देश को विकसित करने वाला, देश के हर वर्ग की चिंता करने वाला ये बजट है। इसलिए कोई भी इस बजट में कुछ कह नहीं पाया। अब आलोचना करनी, कोई आलोचना करनी हो अलग बात, लेकिन तथ्यों के साथ कोई आलोचना नहीं कर सकता। फिगर मैंने आपको देखी पहले क्या था, क्या है। और देखिए कि मेरे कहने से नहीं, पहले सैकड़ों गांवों में फाइबर केबल थी, गांव इंटरनेट से जुड़े हुए नहीं थे। आज मैक्सिमम गांव इंटरनेट से फाइबर केबल से जुड़ चुके हैं। 6 लाख से ज्यादा। आज हर घर 6 करोड़ से ज्यादा घरों में नल से जल पीने का पानी, हर घर में शौचालय बन गया, गरीब को मुफ्त में राशन मिल रहा। मतलब हर सेक्टर में किसान के घर में बैठे बैठे सीधा खाते में लाभार्थी खाते टीवी से सारा पैसा जाता है। तो ये सारी बातें हैं। तो मेरा कहने का मतलब है, इतना बेहतरीन बजट, देश को मजबूती देने वाला, विकसित भारत की आधार रखने वाला ये बजट है, जो देश को और पूरी दुनिया के सामने एक मजबूती प्रदान करेगा। और हालात ऐसे नहीं हुई जो पाकिस्तान में, श्रीलंका में। आज अगर देखेंगे तो पूरी दुनिया की जो अर्थव्यवस्था नीचे जा रही है, अमेरिका है, पैसिफिक के देश से, चाइना है, वहां भी नीचे जा रही है। और ये सब इसलिए हुआ है कि भारत की बात लोग एक देश प्रथम की सोच रखने वाले व्यक्ति नरेंद्र मोदी जी के हाथों में, जिसके लिए देश पहले, कुछ लोगों के लिए परिवार पहले हो सकते हैं, इसलिए उन्होंने परिवारों का ध्यान रखा, रिश्तेदारों का ध्यान रखा। लेकिन आज ऐसा प्रधानमंत्री है जिसकी सोच देश 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 को दुनिया का शक्तिशाली देश बनाना, इसी
आप कह रहे हैं कि मोदी जी के लिए देश पहला है, लेकिन कांग्रेस कह दिया कि अदानी पहले मोदी। देखिए, मैं ये कहता हूँ, किसी व्यक्ति के लिए बोलने को वो फोबिया हो गया, जो इनके खुद चेहरों पर काली छुट्टी हो, इनके मंत्री हवालात में रहकर आए हो, छात्र तो बोले छल्ली भी बना गया, लेकिन इनके पास कांग्रेस की तरह महल चार चौराहे कौन सी है बिल्डिंग के अखबार वालों की पहुंचे हो, हैरान फार्म हाउस दामाद की बिल्डिंग मोदी के पास नहीं मिलने वाली, ना उसका बैंक में पैसा होगा, ना उसके कोई महल होगा, ना कोई, तो ऐसे और ये उनके कहने से ना ये देश फैसला करेगा, और जो भी 2024 में होने जा रहा है और लगातार देश में हो रहा है, तो एक बौखलाए हुए लोग हैं जिनके चेहरों पर काली खुशी हो, आईने में अपना चेहरा देख ले, धूल कितनी है तुम्हारे चेहरे। मंत्री जी, ये बजट जो पढ़ा सीतारमन जी जो आपकी मंत्री हैं उन्होंने पढ़ा, 23-24 दिन बाद आप फरीदाबाद में इस बजट को पढ़ के बता रहे हैं, क्या प्रधानमंत्री जी का आदेश है कि अपने अपने क्षेत्र में, या तो ये बताएं कि इस बजट से फरीदाबाद को क्या मिला, आपके लोकसभा क्षेत्र को, या आज हरियाणा में बजट पेश हुआ है उस पर चर्चा होनी चाहिए थी, इसका तात्पर्य क्या है वो समझा। आज आपको इसलिए बुलाने का था, जब केंद्र में बजट आता है तो बहुत चीजें वो नीचे तक नहीं, तो ये हर लोकसभा क्षेत्र में फैसला होगा कि नीचे तक सारी जानकारी लोगों को मीडिया के माध्यम से अपने कि क्या क्या हुआ पूरे देश कैसे आगे बढ़ा। सेक्शन 1010D वो उनका कहने मतलब ये है, सेक्शन 1010D कैपिटल गेन के तहत नहीं, पहले 100% फ्री थी, लेकिन अब 5 लाख से ऊपर जिसको बीमा राशि मिलेगी, दोनों ऑप्शन रखे गए हैं, दोनों ऑप्शन रखे गए, उसको पहले ऑप्शन में फायदा होता है पहला ऑप्शन, उसको दूसरे ऑप्शन में फायदा होता है वो दूसरा ऑप्शन रखता है, तो एक छूट दी गई है टैक्स पेयर को, इनकम टैक्स पेयर को, जो पहले में उसको फायदा होता है वो रखे और दूसरे में फायदा होता है वो रखे। नहीं मंत्री जी, वो 80C में है, वो 80C में है, सेक्शन 1010D कैपिटल गेन के तहत वो भी पहली कैटेगरी में आ सकता है, उसको लगता है कि यहाँ फायदा नहीं हो रहा है, मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये 5 से 7 लाख लोग हैं ना, अकेले फरीदाबाद के 2 लाख टैक्स पेयर को इंडिविजुअल फायदा होगा, आपको कहना दे रहा हूँ, अकेले फरीदाबाद के 2 लाख इंडिविजुअल टैक्स पेयर। मंत्री जी सूर्यकांत जी से जुड़ा हुआ एक सवाल है, उन्होंने पूछा है कि टोटल बजट में फरीदाबाद में क्या मिला। दूसरा, आपने ये कहा कि 6 लाख गाँव तक नेट सुविधा वाली बात की है, फरीदाबाद की मैक्सिमम काम टोटली काम फाइल जुड़ गया और दूसरा ओवरऑल बजट में फरीदाबाद अभी जो है ये जो अभी मैंने कहा था नहीं इसमें सारी और एक केंद्रीय बजट में हर प्रदेश को एक साथ तो प्रदेश से जिलों में जाना, तो हर सेक्टर में हर जिले को मिलने वाला हर लोग
लेकिन मेरी बात सुनिए, आज भी अगर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आप देखें तो भारत में महंगाई सारी दुनिया के देशों से कम है। जहाँ 20% 40% यूरोप जैसे देशों में बढ़ गई, यहाँ सिर्फ 6% महंगाई बढ़ी है। और आप पूरी दुनिया में 21% 20% 20% 17% 18%, और ये मैं नहीं करा, आप सारी मिल ऑन रिकॉर्ड बैंक के साथ आए आपको मिल जाएगी किस देश में कितनी महंगाई, कितनी कहाँ महंगी। मंत्री जी, कोई भारी उद्योग सरकारी खोला जाएगा? कोई भारी उद्योग के लिए बजट है? गैस सिलेंडर महंगा हो जाता है, वो बजट में नहीं दिखाया जाता, महंगी होती जाती है, वो बजट में नहीं आती है। देखिए आप बजट में उसका जिक्र नहीं करती है, लेकिन वो महंगी हो जाती है। देखिए आज भी महंगाई दर आप देखेंगे तो 7% के आसपास है, और आप देखा होगा यूपी के शासन में फूड रीच तक पहुंच गई थी। हमारे यहाँ अभी कोविड के कारण पूरी दुनिया में महंगाई बढ़ी है, सिर्फ इंडिया में नहीं, इसलिए मैं कह रहा हूँ कोविड के कारण पूरी दुनिया में महंगाई बढ़ी है, लेकिन भारत में सबसे कम बढ़ी है। सरकार के आंकड़ों में गरीबी संख्या आधी से आधी रहती है पहले से, लेकिन बजट डबल कर दिया गया है। कितना कर्जा बढ़ा है देश पर, गरीब कम हो गए हैं, बजट बढ़ा दिया गया सरकार ने गरीबों के लिए। 2014 से निकाल कर्जा पढ़ा ही नहीं है, और इन्फ्लेशन रेट एक डाटा कहता है कि 8,000 मिलियन हिंदुस्तान छोड़ के अन्य कंट्री में सेटल हो, क्या कारण है, क्यों ऐसा हो रहा है? लेकिन अगर आप स्टोरी देखेंगे तो भारत में जितना इन्वेस्टमेंट पिछले 8 साल में बढ़ा है, तो फिर पूंजीपति जा क्यों रहा है हिंदुस्तान छोड़? कौन जा रहा है? एक तो आप बताओ मुझे 8,000 हिंदुस्तानी यहाँ से जा चुके हैं। भाई साहब, आज कार मैन्युफैक्चरिंग में, ऑटो में आज भारत का कौन सा स्थान है मालूम है? छठा आज ऑटो मैन्युफैक्चरिंग में भारत कहाँ खड़ा है? मंत्री स्वास्थ्य क्षेत्र में 3.5% फिर आप देख रहे हैं आप कंपनी नहीं, बड़ी कंपनी ना, बड़ी कंपनियों के लिए जमीन सस्ती नहीं है। हैदराबाद एनसीआर दिल्ली के नजदीक से है, यहाँ जमीन बहुत महंगी है, वाइबल नहीं होता है, आएगी बड़ा प्रोजेक्ट, बड़ा इंडस्ट्री। मंत्री जी, कोई सरकारी फैक्ट्री खोलने का कोई बजट है नया? आज हरियाणा में 2.5 करोड़ में से 7 करोड़ लोगों को योजना का लाभ 5 लाख तक युवाओं के लिए कर दिया है, आधी आबादी के लिए। प्रोजेक्ट मजावली यमुना पुल की 19 किलोमीटर की सड़क को 5 मजदूर बना रहे हैं, कब तक समर्पित हो गए? लेकिन आप गए नहीं, अगर मैं आप मजावली का ही निवासी हूँ। देखिए आप जाके देखिए, उसमें फॉरेस्ट की कंपनी आई है, उसमें सारी प्रक्रिया बनने लगी, काम तो जरूरी है ना, साथ से काम कर रहा है। मैं कहता हूँ देरी हुई है, मुझे करनी है, काम कर रहे हैं सब, केवल 5 अच्छा सीधी सी बात है, एक काम करें, अभी सबको लेकर चल रहे हो, 5 मिनट आपका पिता छोड़ के बंद कर लो। चलेंगे जी, चलेंगे। लेकिन मैं कह रहा हूँ बारिश से पहले बारिश से पहले यहाँ पर हम ट्रैफिक उतार देंगे, बारिश से पहले तूफान। फरीदाबाद को टूटी सड़क थोड़ा और मैंने वास्तव में देखी हुई 2 साल बहुत दिक्कत है, मैं कभी इनकार नहीं कर रहा, लेकिन लोग तो देखो जो समय से पहले चालू हो जाएगा फरीदाबाद में, फरीदाबाद में कब तक शुरू? 2024 से पहले सारे चालू हो जाएंगे।